हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली बाइस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 20th ऑफ अगस्त यानी कि 20 अगस्त को आज से 3 दिन पहले सीटेट का एग्जाम कंडक्ट हुआ था और बहुत से चैनल्स पे आंसर की आपको तुरंत ही देखने को मिली। लेकिन देखिए, दिल्ली बाइस पहले आने पे बिलीव नहीं रखता लेकिन बेस्ट लाने पे बिलीव रखता है, तो बेस्ट के लिए थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग इसी बेस्ट के सीरीज में बात करते हैं सोशल स्टडीज या फिर सोशल साइंस कह लीजिए, उसके 60 क्वेश्चंस को। अब जस्ट बिकॉज क्वेश्चन 60 है तो हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन में नहीं जाएंगे, अदरवाइज बहुत ज्यादा डिस्कशन हर क्वेश्चन पे करेंगे तो वीडियो हमारा लेंथी हो सकता है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है सोशल साइंस के सीरीज में यदि मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन है 31 नंबर। देखिए ये सेट पे डिपेंड करता है, हो सकता है मेरा जो 31 है वो आपका कोई और नंबर हो। इनफैक्ट ऑप्शंस में भी जंबल्स देखने को मिलेंगे, तो आप लोग सही से आंसर की मिलाइएगा। ये नहीं कि 31 का मैम ने बोला 2 तो आंसर हो गया 2 और मेरा क्वेश्चन मैंने मिलाया नहीं, मेरा आंसर गलत। इन चीजों में नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन मिलाइए, ऑप्शन मिलाइए, तब जाकर बिलीव करिए कि हाँ आपका आंसर गलत है या फिर सही। तो पहला जो क्वेश्चन है वो स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में है कि स्ट्रेटोस्फेयर एरोप्लेन्स के फ्लाई करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है? अब ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, बिकॉज स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, वेदर हो या फिर क्लाउड्स से जो भी फेनोमेना वगैरह होती है वो सभी चीजों से क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर फ्री होता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है समताप मंडल। ना हम लोग मूव करेंगे अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट का वे है जहां पे हैवी जो आपका सामान वगैरह है, ट्रांसपोर्ट जो करवाना है वो बहुत हैवी है और बल्क में गुड्स है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर करना है। तो कौन सा सबसे सस्ता हो जाएगा? रेलवे मार्ग, यानी कि रेलवेज जो है बहुत ही सस्ता देखने को मिलेगा। नाउ हम लोग अब आगे मूव करेंगे, आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे 33 नंबर में। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ऐसे कौन से टाइप ऑफ रिसोर्स होते हैं जो हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए ताकि हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहे। देखिए मैंने जितना एनालाइज किया ना, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे पूछे गए, यानी कि गलत होने के चांसेस कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल अब ये कौन सा सोर्स होगा, नवीकरणीय होगा, रिन्यूएबल सोर्सेज होगा, उसी को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं होगा। नाउ गल्फ स्ट्रीम की हम लोग बात करते हैं तो जो वार्म ओशियन करंट है वो क्यों आता है? वार्म ओशियन करंट क्यों आता है? बिकॉज ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, ओरिजिनेट्स नियर द इक्वेटर। बेसिकली क्या होता है, इक्वेटर से जो वेव्स निकलती है वो वार्म होती है और इक्वेटर के अलावा क्या बच गया, पोल्स। पोल्स की तरफ से क्या होती है, ठंडी आती है। ठीक है, कोल्ड वेव्स जो ओशियन के करेंट्स होते हैं वो पोल्स के तरफ से आते हैं। ना हम लोग अब आगे मूव करेंगे, आगे देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ना यहाँ पे मैचिंग है कि कौन सा चीज है कौन से लेयर से बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ओजोन लेयर, ओजोन लेयर कहाँ देखने को मिलता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। अब देखिए ए का 3 मिला, अगर ओजोन लेयर का भी किसी को नॉलेज होगा ना तो वो भी करेक्ट आंसर कर देगा। इसीलिए मैंने क्या कहा, क्वेश्चंस के लेवल बहुत ही इजी है। नाउ हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे कह रहा है कि एनर्जी रिसोर्सेज जो है इनमें से कौन सा है जो कि गलत है एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सेकेंड वाला ऑप्शन है, जो टाइडल एनर्जी होती है क्या वो एग्जॉस्टिबल होती है, वो समाप्त हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नाउ आगे मूव करते हैं हम लोग 37 नंबर के क्वेश्चन में, और यहाँ पे क्या बात हो रही है, इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को देखिए जो कि लैटिट्यूड से रिलेटेड है और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो डायरेक्टली मैं आंसर के पास आती हूँ कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है वो क्या करता है, साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ से पास होता है, यानी कि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे 38 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या लिखा है कि जो सी केव्स होते हैं, सी में जो केव्स बनते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। अब देखिए अगर किसी को एकदम नॉलेज ना हो ना तो भी ये बता सकता है कि सी केव्स कैसे फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए सी में जो केव्स बनते हैं,
पत्थर जो टूटता है वो कैसे होगा, ऑफ कोर्स इरोजन और डिपोजिशन से होगा, वेव्स के। तो ये क्वेश्चंस तो एकदम बेसिक पूछे गए। नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम है 12 बजे का, तो वो जो टाइम है 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे क्या होगा। अगर क्लास 6 का एनसीईआरटी भी किसी ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी का, तो भी वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो बेसिकली इसको एक बार आप लोग देखिएगा। अभी फिलहाल मैं एक्सप्लेन नहीं करने के मूड में हूँ बिकॉज 60 क्वेश्चन है, तो 3 PM आंसर हो जाएगा। नाउ आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछ रहा है। ग्लोब के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा वाला करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला क्या है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो ग्लोब के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। ऑफ कोर्स ये एकदम करेक्ट बात है, ड्रॉ किया जाता है ग्लोब के ऊपर। ये जो है थोड़ा टिल्ट होता है, ये भी सही है। ये ट्रू मॉडल होता है अर्थ का, ये भी सही है। इट इज ओवल इन शेप, क्या ये अंडाकार होता है? नहीं, ये अंडाकार नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 40 का 3। ना हम लोग आगे बढ़ते हैं और 41 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलता है उसमें जो वेरिएशन देखने को मिलता है एवरग्रीन फॉरेस्टेज में, जो कि इक्वेटर के पास है, ऐसा क्यों होता है। देखिए इक्वेटर के पास होने का क्या मतलब हुआ, फिलहाल यहाँ पे जो बात की जा रही है एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह की, तो वो क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच वाले एरिया में ज्यादातर हमें एवरग्रीन ट्री देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रेनफॉल भी देखने को मिलता है और बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर में राइज भी देखने को मिलता है। तो यही कारण है कि भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण यहाँ पे वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। ना इमेजिनरी लाइन जो हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्लोब के ऊपर, उसे 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए, ये तो छोटा बच्चा बता सकता है कि अगर हम लोग ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वेटर के हेल्प से करेंगे ना, बीचों बीच जाती है ना विषुवत रेखा। तो यहाँ पे ये हमारा करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, अगेन मैचिंग देखने को मिला। देखिए मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए एक का भी अगर आपको आ रहा है ना तो बहुत ही अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, कहाँ पे होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जहां पे थिकली फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलता है। अब जैसे ही आपको पता चल गया थिकली एरिया फॉरेस्ट, यहाँ पे देखिए एक ही ऐसा है जिसका ऑप्शन में ए में 3 देखने को मिल रहा है। तो आप एक भी ऑप्शन, किसी का भी एक भी ऑप्शन जान रहे होते ना तो ये आंसर आप इजिली कर लेते। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग 44 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पे एजर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एजर्शन क्या है, अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, बेसिकली सिविक्स का। फेडरल सिस्टम जो है उसके बारे में क्या बात की जा रही है, जो संघीय व्यवस्था होती है भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मार्गों का पालन करती है। और इसका जो रीजन है यानी कि जो तर्क है वो क्या कह रहा है, ये देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करती है। अब यहाँ पे देखिए अगेन मैं वही कहूंगी, अभी बहुत ज्यादा डिस्कशन में जाएंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल मैं बता देती हूँ कि एजर्शन और रीजन दोनों ही राइट है, बिकॉज जो संघीय व्यवस्था होती है वो भारत की सांस्कृतिक विविधता की आवश्यकताओं और मांगों का पालन करती है, और जो रीजन है वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे रीजन जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एजर्शन को। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है 45 नंबर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है कि प्रेजुडाइज्ड होना यानी कि पूर्वाग्राही होना किसी के बारे में, यहाँ पे वो क्या बता रहा है। तो देखिए किसी को जज करना निगेटिवली एकदम सही है, किसी को सुपीरियर कंसीडर करना, पूर्वाग्रह में सुपीरियर का तो बात ही नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी जहां जहां है वो कट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, सी एंड डी।
नेक्स्ट 46 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसे खिलौने वाली गुड़िया को पहचानने को कहा गया। अधिकांश विद्यार्थी ने रंग बिरंगे कपड़े पहनते हुए सिर पर मुकुट लगाए नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आदिवासी को लेकर बच्चों की ये रूढ़िवादी सोच है कि ऐसी होती है रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाली, मुकुट वाली और नृत्य करने वाली। तो ये क्या स्टीरियोटाइप को डिपिक्ट कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चंस कितने बेसिक पूछे गए। अगर आप क्वेश्चंस पे हर क्वेश्चन पे थोड़ा भी समय दें तो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे 47 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई काम जो घर में किसी लेडी के द्वारा किया जाता है वो नोटिस नहीं किया जाता और ना ही वो पेड होता है, लेकिन वही लेडी यदि ऑफिशियल वर्क में इन्वॉल्व होगी और ऑफिशियल वर्क्स करेगी तो ये क्या होता है, कंसीडर किया जाता है और इसके लिए सैलरी भी मिलती है, रिस्पेक्ट भी मिलती है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि पॉसिबल रीजन क्या होगा इसके पीछे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हाउस होल्ड का वर्क है उसे वैल्यू नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे कहाँ पे ऐसा लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 में, कि घरेलू कामों का डीवैल्यूएशन हो रहा है। नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 48 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है राइट टू फूड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर, एयर अंडर द एम्बिट। तो ये किस में लिखा हुआ है, इंडियन सिटीजनशिप के किस वाले फंडामेंटल राइट के अंदर है? तो ये 21 नंबर के अंदर लिखा है इन सभी राइट्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखा हुआ है एक टर्म, क्या लिखा है, ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। इसका क्या मतलब हुआ, हर एक व्यक्ति लॉ के सामने बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो हम लोग अब ऑप्शंस को देखेंगे। पहला क्या लिखा है कि सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा, एकदम सही है। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उनके नस्ल, वर्ण, धर्म अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, एकदम परफेक्ट है ना। असमानताएं समाप्त हो गई है, ये भी एकदम करेक्ट देखने को हमें मिल रहा है। अब बात करते हैं चौथे ऑप्शन में, यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। नहीं, ये नहीं होगा, जब हम लोग लॉ की बात कर रहे हैं तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि A, B, C करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पे एक बार में क्वेश्चन आएगा नहीं, थोड़ा मैं इसे छोटा कर दे रही हूँ ताकि आप लोग को क्वेश्चन प्रॉपरली विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे 50 नंबर के क्वेश्चन में भारतीय धर्मनिरपेक्षता, इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म को कैसे यूएसए से डिफरेंट प्रैक्टिस किया जाता है। अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, एकदम करेक्ट बात है ये। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है, हाँ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग धर्मनिरपेक्षता के बारे में अमेरिका से जब कोरिलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका उतना कोई खास रोल नहीं है ना। अमेरिका और भारत दोनों की राज्य के मामले और धार्मिक मामले में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं, ये भी करेक्ट है। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 A और C करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग आगे 51 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे करेक्टली पेयर चूज करना है कि कौन कौन सा करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल जो राजमिस्त्री होता है, मेजन होता है, वो क्या होता है, डेली वेजेस पे वर्क करने वाला लेबर होता है, तो ये एकदम करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, जो घर में काम करते हैं वो लोग अनियमित मजदूर होते हैं, ये भी करेक्ट है। कैजुअल वर्कर होते हैं। सब्जी जो बेचता है वो स्वरोजगार होता है, ये भी करेक्ट है। सुपरवाइजर इन अ शॉप, अगर एक शॉप का सुपरवाइजर तो क्या वो बिजनेसमैन हो जाएगा, नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो गया, A, B और C करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। उससे पहले मैं यहाँ जरूर बोलूंगी, बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया होगा, क्योंकि सभी को लगा होगा कि जो शॉपकीपर है वो बिजनेसमैन है, लेकिन नहीं होता है।
नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 52 नंबर के क्वेश्चन में, और यहाँ पे जो बात हो रही है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बारे में थोड़ा बात हो रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या बात हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों की वृद्धि देखी गई है। यानी कि शहरों में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां पे बहुत ज्यादा स्लम की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ये क्यों मिला है? क्योंकि रूरल वाले जो लोग हैं वो अर्बन माइग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग अर्बन में जा रहे हैं। तो कहने का मतलब हुआ इस क्वेश्चन का, इसीलिए वहां पे जो फैक्ट्री साइट्स है वहां पे स्लम का विकास देखने को हमें मिल रहा है। तो अब चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। यहाँ पे लिखा है कि शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति, नहीं, ये नहीं होगा। डिटेरिएशन क्यों होगा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में? नाउ नेक्स्ट क्या है? ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, ये सही है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे घटी हुई कृषि उत्पादकता। घटी हुई कृषि उत्पादकता कहीं ना कहीं कारण होती है माइग्रेशन का। नाउ डी नंबर का ऑप्शन क्या कह रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या, ये भी रॉन्ग है। बिकॉज अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल कारीगर होते तो फिर वो बाहर क्यों जाते, है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी और सी। हमारा ऑप्शन नंबर बी सी। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 53 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पे पब्लिक सर्विस पूछ रहा है, इनमें से कौन कौन पब्लिक सर्विस है? तो पुलिस सेवाएं हैं, न्यायिक सेवाएं हैं, शैक्षणिक सेवाएं हैं। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन सर्विस जो है, इस क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन सर्विस पे थोड़ा सा डाउट है। मे बी सीटेट इसे एक्सेप्ट भी कर सकता है, लेकिन फिलहाल मैं कहूंगी कि कंस्ट्रक्शन सर्विस पब्लिक सर्विस के अंदर नहीं आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बात हो रही है स्केड्यूल कास्ट के लिए और स्केड्यूल ट्राइब के लिए जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है 1989 के रिलेटेड, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है? ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, एकदम सही है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, ये भी सही है। गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना, ये भी सही है। तो यहाँ पे बेसिकली 1, 2, 3 मिल गया। ओके, चौथा ऑप्शन भी है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य के विवाह करना, इसके बारे में बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर ए, बी और सी देखने को मिला हमें। नाउ विवाह के बारे में बात नहीं की गई है उस एक्ट में बेसिकली। नाउ 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि यहाँ पे जो इंडियन जुडिशियरी सिस्टम है, इंडिपेंडेंट इंडियन जुडिशियरी सिस्टम, इनमें से क्या क्या इंश्योर करता है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है, एकदम सही है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल, सही है। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकता। न्यायाधीशों के आचरण के बारे में चर्चा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, सही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। यहाँ पे स्वतंत्रता से रिलेटेड कुछ ऐसा हानि नहीं हो रहा अगर राष्ट्रपति दिला रहा है शपथ, तो ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया? आंसर ए, बी, सी हो गया। इंडिपेंडेंस को यही 3 डिपिक्ट कर रहे हैं। नाउ मूव करते हैं हम लोग 56 नंबर के क्वेश्चन में, जहाँ पे मिड डे मील स्कीम की बात की गई है। तो डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं मिड डे मील स्कीम के बारे में, और यहाँ पे आ जाते हैं सही विकल्प हमें चूज करने को बोल रहा है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में सही चूज करने को कह रहा है कि गलत, पर स्टिल मैं क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ कि जो ये मिड डे मील की जो योजना है ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। अब यहाँ पे हमें समझाना है। तो हमें क्या है? सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, एकदम सही है। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है, सही बात है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई
कई गुना बढ़ गया है, सही है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है, एकदम सही है। कमी आई है स्कूल छोड़ने में और एडमिशन ज्यादा हुआ है मिड डे मील के कारण। तो यहाँ पे क्या हुआ, सारे ऑप्शंस तो सही है मिड डे मील के रिगार्डिंग। इससे कास्टिज्म को भी बहुत हद तक कम किया गया है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अब आ गया हिस्ट्री का क्वेश्चन। ज्योग्राफी का क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिला, पॉल साइंस का भी ठीक था, कम था, हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी कम ही देखने को मिले। यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है, दोनों सही है, दोनों गलत है, क्या है। तो यहाँ पे 1920 के बारे में कह रहा है कि अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। हाँ, ये बात तो सही है, 1920 में खिलाफत मूवमेंट से पहले हुआ था ये। नाउ भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। देखिए, आधा जो क्वेश्चन पड़ेगा वो टिक कर देगा कि ये सही है। अरे मुस्लिम क्यों चाहेंगे कि ऑटोमन एम्पायर का ना हो, है ना, वो लोग तो चाहते थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी गलत है और ए सही है, यानी कि ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा। ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। नेक्स्ट मूव करते हैं 58 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पे भी अगेन एजर्शन रीजन है, किस चीज से रिलेटेड, स्वतंत्र भारत के संबंध में कुछ विचार दिए गए हैं और इन विचारों के आधार पे बताना है क्या सही है और क्या गलत। यहाँ पे कह रहा है कथन, हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर है। और इसका जो रीजन लिखा हुआ है वो क्या है कि भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। दोनों सही है, ठीक है, लेकिन जो लोग का वहां पे लिखा है ना कि कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर है, इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है, लेकिन आर का ए से कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज वो एक्सप्लेन वगैरह नहीं कर रहा। नाउ यहाँ पे एल्बर्ट बिल के बारे में है बात हो रही है। एल्बर्ट बिल क्या था, तो बेसिकली अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो यहाँ पे इसका विरोध किया था किसने, बाहर ब्रिटिशर्स ने अपोज किया था। तो यहाँ पे देखिए देखने को मिल रहा है कि ब्रिटिशर्स ने अपोज करा था, जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा था कि इंडियंस जो हैं और जो ब्रिटिश थे वो लोगों पे, ब्रिटिशर्स पे इंडियंस ट्रायल लगा सकते थे। तो ये चलो एक सही है। यहाँ पे इंडियन अपोज द बिल, इंडियंस ने नहीं अपोज किया था, ब्रिटिशर्स ने अपोज किया था। नाउ अभी हम लोगों के पास कौन कौन से ऑप्शन बच गए, ए वाला कट हो गया तो ए कट, और बी वाला करेक्ट है तो ये भी कट हो गया, तो बी यहाँ पे एक में है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। कभी कभी टाइम बचाने के लिए इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। चलिए फिर भी 4 मैं पढ़ लूँ, 4 वाले में जो सी है उसे मैं पढ़ लूँ। ये जो बिल है इक्वल लाकर खड़ा कर दिया था इंडियन और ब्रिटिश जज को, तो ये रीजन था ब्रिटिशर्स का अपोज करने का एल्बर्ट बिल को, तो इसे एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो री इंटरप्रेटेड वर्जन है कुरान का टू आर्ग्यू फॉर विमेन्स एजुकेशन, इसमें से कौन कर रहा है, तो ये मुमताज अली। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 61 नंबर के क्वेश्चन में। कथन, अगेन कथन दिए हुए हैं कि जो सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी है, वहां पे जो पीपल फ्रॉम विद इन द नॉन ब्राह्मण कास्ट के थे वो ऑर्गेनाइज करते हैं एक मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ताकि सोशल इक्वालिटी और जस्टिस आ सके। ये एकदम सही है, बिकॉज यहाँ पे 19th सेंचुरी के हाफ की बात हो रही है, तो ये सही है। नाउ यहाँ पे देखते हैं जो नेक्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है क्या कह रहा है कि जो मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले के बीच काम किया और उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। ये भी सही है, दोनों सही है, और एक तरीके से एक्सप्लेन भी तो कर रहा है ना कि अपर कास्ट वाले जो हैं वो लोअर कास्ट के बीच में, नॉन ब्राह्मण के बीच में जाके काम किए। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि एक्सप्लेन तो कर ही रहा है लेकिन उसके साथ साथ रीजन जो है सपोर्ट भी कर रहा है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, ज्योतिबा फूले आ गए। तो ज्योतिबा फूले की जो बुक थी 1873 में, जो लोअर कास्ट
किसके बेसिस पे या उस पे डेडिकेटेड थी, वो इनमें से किस पे बात करती है, तो जो एंटी स्लेवरी एक्टिविस्ट थे अमेरिकन सिविल वॉर में, उस पे बात करती है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 63 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखा है वी नो वेरी लेस अबाउट ट्राइबल ग्रुप्स। हम लोग ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में बहुत कम जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोगों का कोई रिटन सोर्स हमें देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज वो लोग कोई रिटन सोर्स नहीं रखते, इसलिए हम लोग उनके बारे में कम जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग 64 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या बात हो रही है, रेगुलर टेक्स्ट के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखने को मिल गया होगा हाफ, है ना, प्रोड्यूस का हाफ। प्रोड्यूस का हाफ यदि पूरी हिस्ट्री में बात करूं तो 2 ही राजाओं ने या सुल्तान ने लिया था, ठीक है, जो कि एक थे अलाउद्दीन खिलजी और एक थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पे तो पहली तो बात सल्तनत पीरियड की हो नहीं रही, महाजन पद की बात हो रही, तो वहां पे टेक्स्ट क्या था, 1/6 था। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग 65 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पे बात हो रही है 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सही कथन चूज करने को बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा कथन सही है, कि मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, ये सही है। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये वाला क्वेश्चन बहुत से लोगों को समझ नहीं आया होगा, जो डीप नॉलेज एनसीईआरटी का रखता है ना, उसे ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, बिकॉज ये बहुत डीपली पूछ दिया गया है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग 66 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, कि जो खुदा की रचना के खाते हैं में, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मुद्रों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों में से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। ठीक है, ये जो 13वीं शताब्दी का लिखा गया है, ये किसने लिखा है और किसके लिए लिखा है बेसिकली, तो ये किसके लिए लिखा गया है, ये रजिया के लिए लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 67 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पे पैलोलिथिक साइट्स की बात हो रही है, पुरापाषाण स्थल के बारे में बात हो रही है कि चूना पत्थर कहाँ देखने को मिलता है, तो ये कहाँ मिलता है, हंसगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 68 नंबर के क्वेश्चन में। अगेन असर्शन रीजन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनियों के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। एकदम सही बात है। इसमें होने वाले अधिक लाभ के से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। ये तो सही है, और इसको एक्सप्लेन भी तो कर रहा है ना, तभी तो कर्मचारियां जो थे वो निवेश करने लगे। वो कर्मचारी कहाँ से, यहाँ इधर ही से तो आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक्सप्लेन भी कर रहा है और दोनों असर्शन रीजन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें कि जो इंडियन टेक्सटाइल का यूरोपियन मार्केट में डिमांड बढ़ गया था 16 और 17 सेंचुरी में, वो इंडियन वीवर्स के लिए कैसा चेंज लाया। तो यहाँ पे क्या है कि जो क्राफ्ट्समैन थे उनको उनका कहीं ना कहीं स्पिनिंग हो, ब्लीचिंग हो और डाइंग हो, इसमें एक्सपेंशन देखने को मिला। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस बढ़ गया, या फिर सी नंबर कह रहा है कि जो वैरायटी है डिजाइन्स की, ये सब इंक्रीज किया। ये एक बात हुई कि हाँ, डिमांड जो बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था डिमांड, वो क्यों होगा, यूनिकनेस के कारण होगा ना, तो ये एक चीज है, बिकॉज डिजाइन्स की बहुत ज्यादा वैरायटी थी। वर्किंग ऑन अ न्यू सिस्टम ऑफ एडवांस पेमेंट फ्रॉम एजेंट्स, ये भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी और डी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग 70 नंबर के क्वेश्चन में। बुद्धा के टीचिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। बुद्धा जो है वो कहते हैं हमारी जो सफरिंग है या हमारी जो अनहैप्पीनेस है, जो हम लोग खुश नहीं रह पाते या हम लोग जो दुख झेलते हैं, ये हमारे पास्ट बर्थ का कोई पाप हो या फिर कोई जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, हम लोगों ने पहले कुछ गलतियां की होती है, उसी के आधार पे अनहैप्पी और सफरिंग हमें देखने को मिलती है। एकदम सही, बुद्धा का ये टीचिंग का पार्ट था। नेक्स्ट क्या है,
हम लोगों की जो सफरिंग और अनहैप्पीनेस है, जो हम लोग खुश नहीं रहते या सफर करते हैं, वो हमारा क्रेविंग या डिजायर, हमारी इच्छा या लालसा होती है। ये भी एकदम सही बात है। अगला है कि जो बिलीवर्स थे उन्हें हार्ड एंड फास्ट तरीके से फॉलो करना था बुद्धा की टीचिंग को। फिलहाल मैं कहूंगी कि ए और बी सही है, बिकॉज हार्ड एंड फास्ट फॉलो करने के लिए जैसे कि यहाँ पे मध्य मार्ग की बात होती है बुद्धा की टीचिंग में, तो मध्य मार्ग का मतलब ये होता है कि हार्ड एंड फास्ट तरीके से टीचिंग को फॉलो नहीं करनी। तो अब देखते हैं कि सीटेट किस आंसर को लेता है। हो सकता है कि इसका आंसर ए बी सी भी करेक्ट हो, लेकिन फिलहाल हम लोग ए और बी लेकर चलेंगे बिकॉज ये दोनों तो करेक्ट है ही। तो इस वाले के लिए आप लोग अभी फिलहाल के लिए ए बी मानकर चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 71 नंबर का क्वेश्चन, जहां पे बात हो रही है करेक्ट ऑप्शन चूज करने की, जहां पे लिखा है कि जो सोशल साइंस है ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन प्रेजेंट करता है आर्ट्स के साथ। और इसका रीजन क्या है? बिकॉज पेंटिंग, स्कल्पचर, प्री हिस्टोरिक, ये सभी चीजें होती है ना इंक्लूड। तो सिंपल सी बात हो गई, दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन जो है एक्सप्लेन कर रहा है कि आर्ट का मतलब क्या। नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है 72 नंबर, जहां पे रोजी को कहा जाता है ड्रू करने के लिए कुछ पिक्चर, ठीक है। और रोजी क्या करती है, वो एक विमेन को नर्स के रूप में दिखाती है और एक मेल पर्सन को इंजीनियर के तौर पे दिखाती है। जब उससे पूछा गया कि आपने नर्स को विमेन और इंजीनियर को मेन क्यों दिखाया, तो वो कहती है क्योंकि जो नर्स है ना वे विमेन बन सकती है बिकॉज उनमें पेशेंस बहुत ज्यादा होता है और बहुत जेंटल तरीके से वो लोग चीजों को हैंडल करती है। लेकिन जहाँ साइंस की बात आती है या टेक्निकल माइंड की बात आती है, वहाँ विमेन बहुत हद तक केपेबल नहीं होती, इसलिए मैंने मेन को एज ए इंजीनियर बनाया। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जेंडर स्टीरियोटाइप को, जेंडर रूढ़िवादी धारणा को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लास 6 के कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया कि अपने टीचर से कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं होता, तो मैप हर चीज को फ्लैट में कैसे दिखाता है, तो इसका बेस्ट वे क्या होगा आंसर करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग ये कर सकते हैं कि सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। इस चीज को दिखाने से क्या होगा, ये डाउट जो बच्चे का था वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 74 नंबर के क्वेश्चन में। अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है कि जो नेचुरल सोशल साइंस होता है ये एविडेंस बेस्ड होता है, एम्पिरिकल होता है, वेरीफिएबल होता है। तो ये क्या है? सही बात है, बिकॉज ये होते हैं। नाउ स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है कि इसका जो स्टडी होता है वो मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस की ओर ले जाता है एक सिंगल इवेंट्स को। इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि सोशल साइंस का कोई भी टॉपिक जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हर तरीके से उसको देखते हैं कि ऐसा होगा तो कैसा होगा, मतलब क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। तो एक सिंगल इवेंट का ना मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 75 नंबर के क्वेश्चन में। अगेन क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बस हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे वीकली मार्केट और शॉपिंग मॉल में बेसिकली कंपैरिजन किया गया है, डिफरेंस बताया गया है और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें कह रहा है कि किसमें स्टूडेंट फेल होगा अपनी एबिलिटी को बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बता दे रही हूँ। यही वाला आंसर है कि जो साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। ये कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या हो गया, फेल हो गया बच्चा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन में। अगेन क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, यही होता है, सीटेट के क्वेश्चंस थोड़े लेंदी होते हैं और टाइम टेकिंग हो जाते हैं, तो बच्चे घबरा जाते हैं और क्वेश्चंस को ढंग से देखते नहीं है, इसलिए आते हुए क्वेश्चंस भी रॉन्ग हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न दिया गया उसमें विचार करने को कहा गया है। बच्चों से पूछा गया कि लोकतंत्र में लोग किस किस तरीके से भागीदारी करते हैं, ठीक है। और कुछ आंसर्स नीचे विद्यार्थियों के दिए गए हैं, उसमें से हमें देखना है कि कौन सा वाला आंसर सबसे बेस्ट है और कौन सा है जो इन फीचर्स को प्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग आगे आ जाते हैं 76 नंबर के ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पे सिंपल मैं आंसर बता देती हूँ, मतदान
धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, तो हम लोग बात करते हैं 77 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पे बात हो रही है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेगी। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, सही गलत हर एस्पेक्ट को समझना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। ठीक है, ऑफ कोर्स ये बात एकदम सही है, बिकॉज ये आलोचनात्मक सोच को प्रकट करने के लिए हेल्प करेगी। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा ऑप्शन बी। यहाँ पे लिखा है विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाएं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि क्यों ऐसा है। ये भी सही बात है, इससे भी क्या होगी, आलोचनात्मक कर सकता है बच्चा थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। ये बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 ए और बी करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग 78 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये क्या है कि जो गवर्नमेंट के बारे में यदि हम लोग बात करें तो बच्चों के सामने ऐसा क्या क्वेश्चन पोज किया जाए जिससे कि उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग और सोशल अवेयरनेस है वो बढ़े। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन आंसर बता दे रही हूँ, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिकॉज क्वेश्चन लेंदी है। नेक्स्ट 79 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए आपेक्षिक अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है, विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थी को अपना डैश प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। तो क्या समझ ही होगी ना, अंडरस्टैंडिंग प्रदर्शित करेंगे, सिंपल सी बात है, तभी तो समझ आएगा कि उनको है भी नॉलेज या नहीं। ना 80 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं और 80 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थायी शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते। नेक्स्ट 81 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है, व्हाट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस कैन स्टूडेंट बी आस्क्ड इन ऑर्डर टू टेस्ट देयर फैक्चुअल नॉलेज। एक स्टूडेंट के फैक्चुअल नॉलेज को चेक करने के लिए इनमें से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशंस एंड कैटेगरीज। तो यहाँ से हमें फैक्चुअल नॉलेज बच्चों का चेक करने का मिलेगा। नाउ 82 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के लिखे गए हैं बात, वो किस चीज से रिलेटेड है, व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें हमें देखना है कि किस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो है सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट सी क्या कह रहा है, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह असह समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग ना करे। सही चीज है, ये तो सही बोल रहा है। विद्यार्थी डी कह रहा है, संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज से वर्जित ना हो जो बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध है। ये भी सही है। विद्यार्थी ए क्या कह रहा है, संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। ये गलत है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इस बच्चे को संविधान का नॉलेज नहीं है। 83 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या बात हो रही है। एजर्शन में कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर एक कारगर तरीका है। रीजन इसके पीछे क्या कहा जा रहा है, जो एक कतरन रजिस्टर होता है यानी कि स्क्रैप बुक जो होता है,
का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। यहाँ बेसिकली देखा जाए तो 83 नंबर के क्वेश्चन में जो एजर्शन है वो तो सही है, रीजन कहीं से सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, जिसमें कि ए सही है, आर गलत है। 84 नंबर के क्वेश्चन में बात हो रही है कि विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी, यानी कि इलेक्शन प्रोसीजर को बताने के लिए कौन सा प्रोसेस सही होगा। अगर मैं यहाँ पे बिना ऑप्शंस को देखे एज अ टीचर सोचूं तो यहाँ सिंपल सी बात है, आप पढ़ाएंगे ना तो बच्चों को समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर क्लासरूम में ऐसे इलेक्शन करवा देंगे ना तो उन्हें समझ आ जाएगी कि इलेक्शन क्या होता है। तो ऑर्गेनाइज करना इलेक्शन क्लासरूम के अंदर, तो इससे खुद ही समझ आ जाएगा कि इलेक्शन में क्या होता है, कोई कौन एक व्यक्ति जो होता है जो खड़ा होता है चुनाव में, उसे कौन वोट करता है, क्यों करता है, इन चीजों को हम लोग इजीली बता सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 85 नंबर के क्वेश्चन में कि जो आदिवासियों और चलवासी पशुचर्यों यानी कि चरवाहे जो होते हैं के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। इनमें से क्या जो है बच्चों को अगर हमें बताना है ट्राइबल्स के बारे में या फिर नोमैडिक पेस्टोरलिज्म जो चरवाहे होते हैं उनके बारे में, कौन सा वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन करवा देना चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका है ग्रुप डिस्कशन। तो बहुत वैरायटी में नॉलेज भी आएगा बच्चों का उभर के। नाउ 86 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ क्या कह रहा है, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। यदि हम लोग बता रहे हैं कोई सामूहिक चर्चा कर रहे हैं तो श्यामपट्ट का इस्तेमाल, यानी कि श्यामपट्ट क्या होता है, ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए, संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रिया को व्यवस्थित करना, यानी कि ग्रुप डिस्कशन के दौरान कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट या कोई इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स आ रहा है उन सभी को अरेंज करके लिखना ब्लैक बोर्ड के ऊपर। नाउ 87 नंबर का क्वेश्चन में क्या देखने को मिल रहा है हमें, यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है कि बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली जो होती है का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। ठीक है, मतलब कि आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में पढ़ाने के बाद जिला का न्यायालय ले जाता है बच्चों को जो शिक्षक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करता है। न्यायालयों के प्रकार्य का अनुभव कराना, एकदम सही है। वकील, न्यायाधीश, कर्मचारी, इन सभी को देखना समझना, कैसे ये लोग डिस्कस करते हैं, इन सभी चीजों को देखना समझना। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। भय पैदा करना ये तो किसी भी टीचिंग का जो रिजल्ट हो सकता है नहीं होना चाहिए। नाउ विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाना, विद्यार्थियों को डराना, अगेन डराना, मतलब इतने बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए कि कोई ऐसे भी आंसर कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए, केवल ए। नेक्स्ट मूव करते हैं 88 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हमें किसी बच्चे को टॉरिड जोन के बारे में बताना है। अब ये टॉरिड जोन क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो एरिया होता है इसे हम लोग टॉरिड जोन कहते हैं। तो इनमें से किन किन चीजों की नॉलेज एक पर्सन को होनी चाहिए, तो किस किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले तो ग्लोब, अभी मैंने ग्लोब ड्रॉ किया ना। फिर लैटिट्यूड का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि अक्षांश बहुत जरूरी है, देशांतर से कोई लेना देना नहीं है। लॉन्गिट्यूड से हमें कोई लेना देना नहीं है जब हम लोग इस चीज की बात कर रहे हैं। तो बच क्या गया, ए जिसमें नहीं है, लैटिट्यूड से सॉरी लॉन्गिट्यूड से कोई लेना देना नहीं है तो कट कर दीजिए। ऐसे भी हमें ऑप्शन मिल गया बी सी डी और ए रॉन्ग हो गया। तो इंसोलेशन की भी जरूरत पड़ेगी अगर किसी को चाहिए कि टॉरिड जोन को पढ़ाना है ना। 89 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम लोग कोई सोशल साइंस के लिए मिसकंसेप्शन फैला हुआ है, ठीक है, इनमें से कौन कौन से मिसकंसेप्शन है।
फॉर एग्जाम्पल, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं, मिसकंसेप्शन है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है कि यह एक गैर उपयोगी विषय है। ये मिसकंसेप्शन है क्या सोसाइटी में? ऑफ कोर्स हमें ये मिसकंसेप्शन देखने को मिलता है कि सोशल साइंस का कोई लेना देना नहीं है, इसको पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है। नेचुरल साइंस आर सुपीरियर टू सोशल साइंस, अगेन ये भी मिसकंसेप्शन फैला हुआ है। इट रिवार्ड्स मेमोराइजेशन ऑफ सुपरफ्लुअस फैक्ट, यहाँ पे बेसिकली हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि हिस्ट्री रटने की चीज है, कौन सा युद्ध कब हुआ, प्लासी का बैटल कब हुआ, बक्सर का कब हुआ, कब गोरी आया, कब कुतुबुद्दीन ऐबक शासन बना, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेमोराइजेशन पे बेस्ड है। चीज़ों को अगर अकॉर्डिंगली समझेंगे तो चीज़ें खुद आपके माइंड में सेट हो जाती है कि गोरी आए, उसके बाद कौन आया, कौन शासक बना, सल्तनत कैसे डायनेस्टी बनी, क्यों इस टाइम के बाद ये वाला राजा इन पॉलिसीज को ला रहा है। चीज़ों को समझने पे समझ आ जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स अभी फिलहाल मिसकंसेप्शन है तो है। नाउ ऑप्शन नंबर डी क्या है कि जो जॉब ऑप्शंस हैं वो सोशल साइंस के बच्चों के लिए एकेडमिक एरिया में ही देखने को मिलते हैं, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान के विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थी होते हैं उनके लिए केवल अकादमिक यानी कि शिक्षा क्षेत्र में ही जॉब है। ये भी मिसकंसेप्शन ऑफ कोर्स फैला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑल्दो ये मिसकंसेप्शन सही नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स फैले हुए हैं तो हम लोग इसे इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के आदर्शन में क्या लिखा है कि नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लेने के लिए था, यानी कि नागरिक शास्त्र से जो राजनीतिक विज्ञान नामावली किया गया, चेंज किया गया, परिवर्तन किया गया, उसका समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लेने के लिए है, ये कह रहा है। तो ये क्या है, सही बात है, इसीलिए नाम चेंज किया गया। नाउ तर्क क्या दिया गया है कि ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आ गया था। तो यहाँ पे रीजन भी हमारा करेक्ट है, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा। ये रीजन क्या इसकी व्याख्या कर रहा है, नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है एक्सप्लेनेशन असर्शन का। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। होपफुली आप लोगों के 60 में से अच्छे मार्क्स आए होंगे। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि इस पर्टिकुलर सोशल स्टडीज वाले सेक्शन में 60 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप टीचर एजुकेशन रिसोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका सीटेट में अच्छा स्कोर आ रहा है तो आगे फर्दर आप डीएसएसबी की प्रिपरेशन के लिए कोई अपडेट हो तो इसी टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगा, या फिर अगर हो सकता है सीटेट में इस बार अच्छे स्कोर नहीं हो रहे हैं तो अगली बार अच्छे स्कोर लाने के लिए इसी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, बिकॉज जो भी अपडेट्स होंगे बैच के रिगार्डिंग इसी में आपको देखने को मिलेंगे। And also follow and connect with us for updates and queries through these social media sites. Links are given in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.